नमस्ते बिहार, शुभ प्रभात। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में बचे बाढ़ से त्रासदी की खबरों के साथ। बिहार के कई जिलों में नदियों ने लोगों की जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर डाला है। कहीं कटाव से तो कहीं तेज बहाव से जन जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लेकिन धीरे धीरे अब जलस्तर के कम होने से परेशानी भी कम हो रही और पलायन किए लोगों के लिए देवदूत बन गए एसएसबी के जवान दिन रात मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से परेशान लोगों की कहानी एक जैसी ही है और तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी ही। तभी तो भागलपुर के नौगछिया के पंचगछिया गांव के लोग परेशान हैं और जहां तक नजर आपकी जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। पानी आ गया है पूरा। कोई देखने उठने आया अभी? कोई देखने नहीं आया। कैसे रह रहे हैं? तो ऐसे चौकी बिछा देते हैं। भागलपुर की ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, जहां जिंदगी छत पर गुजर रही है। कई लोग घर बार छोड़कर पलायन तक कर चुके हैं और कई पलायन कर रहे हैं। रोड पे जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा है बच्चे को? डर बहुत लगता है। डर तब हिला होता है, डर लगता है बाहर जाने में। जान बचाने के लिए रोड पे जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज से पीरपैंती तक गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ पीड़ित और विस्थापित की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। राहत कैंप बनाए गए हैं ताकि लोगों की परेशानी को हर संभव कम किया जा सके। देखिए, आपको पता है कि जो गंगा का जलस्तर है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और पीरपैंती से लेकर सुल्तानगंज तक कई हिस्सों में गंगा का पानी प्रवेश किया है, जिसके चलते बहुत सारे गांव से लोग विस्थापित हुए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन और जो भी बाढ़ राहत सामग्री है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारी जितनी ERSS की गाड़ियाँ हैं उनको जो कम्युनिटी किचन है या बाढ़ पीड़ितों का जो ठहराव स्थल है, शिविर है, उसके आसपास ही हमने स्टैटिक किया हुआ है और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की भी पार्टी है। वहीं भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में कटाव की वजह से घर और जमीन दोनों ही गंगा में समाते जा रहे हैं। 3 घर गंगा के आगोश में अब तक समा चुके हैं। गांव वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भोजपुर में कई सालों बाद बाढ़ ने तबाही मचाई। गंगा और सोन नदी में अचानक से बाढ़ आने के बाद लोग प्रभावित हुए हैं और पलायन कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश। एजा से लेके आरा तक एजे से पानी प्रवेश करेला। अगर ये मुहानी के बंद कर दे जाए, एजा फाटक लगा दे जाओ कि आवश्यकता अनुसार पानी के काम हुई तो पानी ले ले जाए। वहीं शेखपुरा के कुसुम्भा प्रखंड के अंतर्गत हरुहर नदी के किनारे बसी बस्ती में पानी समा गया और पशुपालक परेशान हो गए, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। पानी का आने का कारण पूरी दिक्कत हो गया। जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद पशु अति को चारा कोई मदद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी जो है गांव में, जैसे मैंने बताया कि गांव में भी पानी नहीं गया है और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर है उसके लिए सब कुछ तैयारी किया हुआ है और कहीं से भी आएगा हम सोचना तो हम लोग उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको परेशानी और तबाही नजर आएगी। जरूरत है लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने की और हर संभव मदद पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैशाली के बाढ़ग्रस्त इलाका राघोपुर में जलस्तर घटने के साथ ही स्थिति सामान्य होने लगी है। वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से हो रही मौत पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने नाव के सहारे माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया और ये बताया कि बाढ़ के पानी में बच्चों को खेलने नहीं दे। आपको बता दें कि जुड़ावनपुर थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने पूरे थाने क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के ये बताया कि बाढ़ के पानी में जाने से सतर्कता बरतें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। बता दें कि राघोपुर सहित जुड़ावनपुर थाना भी बाढ़ की चपेट में है। पुलिसकर्मी नाव से ही ड्यूटी कर रहे हैं। अपने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को
या स्वयं बाढ़ के पानी से बच के रहें, घर में रहें। जब भी आवश्यकता हो हमें सूचित करें, जुरावरपुर थाने को सूचित करें। हम आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कृपया बाढ़ के पानी में बेवजह बाहर ना निकले। अपने बच्चों को स्नान करने से मना करें, बाढ़ का पानी बढ़ गया है, कृपया। और मुजफ्फरपुर में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। शाम में अचानक तेज आंधी तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद पूरे जिले का मौसम सुहाना हो गया है। वहीं लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। बीते कई दिनों से गर्मी के बाद आज अचानक मुजफ्फरपुर में तेज आंधी तूफान के बाद बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से तेज बारिश जो है वह शुरू हो गई है। कई दिनों से लोगों को बारिश का इंतजार था, किसान भी हलकान हो गए थे, उनके खेत जो है वह सूखने लगे थे, धान की फसल बर्बाद होने लगी थी। लेकिन अब बारिश जो है वह होने लगी है। आंधी तूफान भी, तेज आंधी तूफान आया था, उसके बाद देख सकते हैं कि बारिश जो है काफी तेजी से मुजफ्फरपुर में होने लगा है। आसपास के जिले में भी तेज बारिश की सूचना है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से सितंबर माह के अंतिम वक्त में इस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, बावजूद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो राहत मिलेगा। लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि झमाझम बारिश जो है मुजफ्फरपुर में शुरू हो गई है, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर लोगों ने ली है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है और किसानों की भी परेशानी अब खत्म होने वाली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार काफी सख्त है। जमीन से लेकर के आसमान तक शराब तस्कर और माफिया पर पहरा है। नदी में नाव और हवा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिहार सरकार ने शराबबंदी की सफलता का आंकड़ा पेश किया है। सरकार का यह दावा है कि शराबबंदी कानून की सफलता का ही परिणाम है कि बिहार में बहू बेटियां घर हो या फिर बाहर पहले से ज्यादा सुरक्षित है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस अनोखी पहल से बिहार में बहार आई है। सोमवार को मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा और सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने शराबबंदी की सफलता के आंकड़े को मीडिया के सामने रखा और बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक शराबबंदी कानून से जुड़े कुल 8,43,907 मामले दर्ज हुए। मद्य निषेध विभाग में 3,70,814 और पुलिस विभाग में 4,73,093 मामले दर्ज किए गए। 8 साल में 12,79,387 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी हर घंटे औसतन 18 लोग शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुए। पुलिस विभाग ने 7,36,061 गिरफ्तारियां की, जबकि मद्य निषेध ने 5,43,326 लोगों को पकड़ा, जिनमें 5,20,000 दोषियों को सजा भी हो चुकी है। नीतीश सरकार का दावा है कि शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं में काफी कमी आई। घरों में जो आपके महिलाएं हैं उनके साथ जो हिंसा होने वाली घटनाएं, हमारे कॉल सेंटर्स में कॉल आते हैं कि मेरे साथ मारपीट, टीम पहुंच जाती है, तो उसके बाद कम से कम एक डिटरेंस है कि नहीं मारपीट करेंगे तो टीम आ जाएगी, इसलिए लोग तो उनके साथ हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। बिहार में शराब की बिक्री और शराब पीने पर प्रतिबंध के बावजूद कई लोगों की मौत भी हुई है। संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 266 लोगों की मौत की बात सामने आई, जिसमें अवैध शराब पीने से 150 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सारण में 75, पश्चिम चंपारण में 44, गोपालगंज में 33, गया में 6, औरंगाबाद में 8, नालंदा में 12, बांका में 3 लोगों की मौत हुई। आरा और बक्सर में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 266 का रिपोर्ट था, जो कब से कब तक सर? 266 का जब रिपोर्ट किया गया, जब उसके बाद फिर फाइनल जांच पड़ताल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद फाइनल 156 कंफर्म हुआ है, जिनको हम लोगों ने लाभ भी दिया।
सरकार ने बताया कि 3,46,61,723 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें 1,49,68,000 लीटर देसी और 1,96,93,000 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई। सबसे ज्यादा शराब गोपालगंज, सारण, पटना में बरामद हुई, जबकि बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर और सीवान का नाम भी टॉप 7 जिलों में शामिल है। शराब के साथ 1,24,658 वाहन भी जब्त किए गए। साल 2016 में कानून लाने के समय सबसे ज्यादा राजस्व में घाटे को लेकर सवाल उठे। सरकार ने इसका भी खाका सामने रखा और बताया कि शराबबंदी में जब्त वाहन, भवन, भूखंड की नीलामी से सरकार को लगभग 327 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वाहनों की नीलामी से लगभग 327 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई। पेनल्टी पे जो वाहन मुक्त हुए हैं, फाइन लगने के बाद 65 करोड़ राजस्व की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में लगभग 8,208 भवन या भूखंड जब्त किए गए हैं और जिसमें 507 भवनों को पेनल्टी पर मुक्त किया गया, तो उसमें लगभग 7 करोड़ 19 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई। शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार काफी सख्त है। जमीन से लेकर आसमान तक तस्कर और माफिया पर पहरा है। नदी में नाव और हवा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दावा है कि शराबबंदी की सफलता का परिणाम है कि बिहार में बहू बेटियां घर हो या फिर बाहर पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर दरभंगा से, जहां एम्स का निर्माण अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले ही सोभन बाईपास वाली जमीन का सर्वे शुरू हुआ था और अब एम्स बनाने का ठेका भी मिल गया है। निर्माण करने वाली एजेंसी को बिहार सरकार की ओर से आज करीब 37 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स को कागजातों के साथ सौंप दी गई है। दरभंगा एम्स का सपना जल्द साकार होने जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बिहार सरकार ने जमीन के कागजात मंगलवार को एम्स प्रबंधन को सौंप दिए हैं। 36 महीने में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे मिथिलांचल के लिए बड़ी सौगात कहा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये दरभंगा एम्स जो है, और आज बड़ा दिन है। एनबीसीसी को भी दे दिया गया, वहाँ टेंडर का सारा प्रोसेस करने के लिए उसी की सब्सिडरी कंपनी कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को बाकी बचे करीब 37 एकड़ जमीन का ट्रांसफर कर दिया। एनबीसीसी की इकाई एचएससीसी को ठेका। एचएससीसी को 1,261 करोड़ का ठेका। दरभंगा में एम्स का निर्माण करेगी एचएससीसी। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी सौगात के तौर पर दरभंगा एम्स का नाम लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने इसे बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। में बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जिसके पास 2 एम्स होंगे, यानी अब सिर्फ नींव देने की बात है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी खुद शीघ्र ही जो है दरभंगा पहुंचेंगे और शोभन में जाकर दरभंगा एम्स की नींव देंगे। 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को देना था, आज एम्स दरभंगा के निदेशक डॉक्टर मधवानंद कर जी को उसकी सारी कागजात हम लोगों ने सौंप दी। मतलब अब जमीन देने का काम आज पूरा हो गया। एम्स दरभंगा जो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी थी, आज हम लोगों ने पूरा किया है और हम लोग सब लोग आशान्वित हैं, बहुत शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। अभी पूरा जमीन को हमको आईआईटी के जो कमेटी बनाए उनको देना है, वो जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए तैयारी है। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा को मिल रहा है। जाहिर है इसके बन जाने से जहां शहर को एक नया विस्तार मिलेगा, उसके साथ ही मिथिलांचल के नए क्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रजनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए टाइटल के साथ अशोक चौधरी ने एक्स पर एक कविता साझा की, जिसे लेकर सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारे में कई सवाल तैर रहे हैं। अशोक चौधरी के पोस्ट में ऐसा क्या है और क्यों बवाल मचा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, ये लाइन बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 24 सितंबर की सुबह 8:32 पर लिखी। ये पोस्ट कुछ ही देर में बिहार के सियासी गलियारे में चक्कर काटने लगा। कई तरह की अफवाहें और सवाल तैरने लगे। आरजेडी ने जेडीयू में टकराव की बात कही तो जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार की साख पर सवाल को चुनौती दे डाली। अशोक चौधरी जी ललन सिंह से मिले हैं, उसके बाद से उन्होंने आज ट्वीट किया है और उनकी ट्वीट की भाषा बता रही है कि कहीं ना कहीं वो नेता के प्रति अपना भड़ास निकाल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर रहे? पोस्ट पर सियासत शुरू होते ही अशोक चौधरी को सीएम आवास तलब किया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही मीडिया को सफाई दी और कहा, राजनीति की भावना से ये पोस्ट नहीं लिखा था। इतने बड़े हम मूर्ख हैं, अपने नेता के ऊपर पोस्ट करेंगे, तो हम कहते हैं कि मेरे मानस पिता हैं, इसने इतना बड़ा सम्मान हमको दिया। कोई राजनीतिक भाव से कोई पोस्ट किया ही नहीं गया। अशोक चौधरी ने कहा, उनकी हैसियत इतनी नहीं कि वो सीएम नीतीश कुमार को लेकर इस तरह का कोई विवादित पोस्ट लिखे। 2:50 पर अशोक चौधरी ने सीएम के साथ तस्वीर साझा करते हुए एक और पोस्ट लिखा। मुख्यमंत्री को अपना अभिमान बताया और लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। किसी को आप घुमा दीजिएगा तो हम लेफ्ट से लेफ्ट हो जाएंगे, राइट से राइट हो जाएंगे। हम स्ट्रेट एकदम 2025 हमारा लक्ष्य, नेता को दोबारा इस प्रदेश में स्थापित करना, 2010 के रिजल्ट से बेटर रिजल्ट। अशोक चौधरी ने साफ कर दिया कि पोस्ट के पीछे कोई सियासी भाव नहीं है। वो एक बार फिर नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा। ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोग अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। चौधरी ने जो ट्वीट किया है, आप लोग बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते हैं। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा? तो ये अनावश्यक आप लोग विवाद को विवाद पैदा करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।